हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एक हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पशुधन प्रबंधन के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सब डिटेल में बता दिया है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने 13-14 लेक्चर कवर कर दिया है एनिमल हस्बेंड्री का। ये सब नहीं देखे हैं आप तो आप जाके हमारे चैनल पेज पे जाइए एग्रोनॉमी वर्ल्ड, और वहाँ के प्ले लिस्ट पे जाके वहाँ से आप ओपन करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। तो जो भी वीडियो पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो भी एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं और एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर टीजीटी, एग्रीकल्चर पीजीटी, यूपी कैटेट, बीएचयू और सभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम एग्रीकल्चर के, तो सबको शेयर कर देना क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए। और ये चैनल जो एग्रोनॉमी वर्ल्ड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं हम आज पशुधन प्रबंधन से वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे है पशु के मुंह में कुल दांतों की संख्या होती है तो 32 होती है। पशु के मुंह में कुल दांतों की संख्या 32 होती है और ह्यूमन के मुंह में भी जो होते हैं दांत बोलते हैं 32 दांतें होते हैं। ठीक, पशु के मुंह में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। आगे बढ़ते हैं। कृंतक दांत निचले जबड़ों में पाए जाते हैं। कृंतक दांत निचले जबड़ों में पाए जाते हैं। पशुओं में जन्म के समय कृंतक दांतों की संख्या 1 होती है। पूरे अस्थायी कृंतक दांत 21 दिन में निकल आते हैं। तो पूरे अस्थायी कृंतक दांत 21 दिन में निकल आते हैं। ये सारा मैंने एक टेबल के जरिए इससे पहले वाले वीडियो में भी कवर कर दिया है। एक बार आप जाके वहाँ से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अस्थायी कृंतक दांतों में घिसावट 6 से 9 माह की उम्र में प्रारंभ हो जाते हैं। अस्थायी कृंतक दांत जो होते हैं उसमें घिसाव 6 से 9 माह की उम्र में प्रारंभ हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पशु पूर्ण दंत 5.5 वर्ष की उम्र में हो जाता है। यानी पशुओं में पूर्णतः जो दांत होते हैं कंप्लीट टीथ वो 5.5 ईयर्स में हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेड़ बकरियों में 4 वर्ष में पूर्ण दंत हो जाते हैं। भेड़ बकरियों में 4 और गाय भैंस में 5.5। पशुओं में अस्थायी अगली दाढ़ों की संख्या 12 होती है। पशुओं में अस्थायी अगली दाढ़ों की संख्या 12 होती है। बकरी जो होती है उसमें ऊपरी जबड़ों में कोई दांत नहीं पाया जाता है, ये मैंने आगे बता रखा है। अस्थायी अगली दाढ़ें यहाँ होना चाहिए। जन्म के 2 से 3 सप्ताह में निकल आती हैं। ठीक, अस्थायी पिछली यहाँ दाढ़ों होना चाहिए, यहाँ दादों लिख उठा है। दाढ़ों की संख्या 12 होती है। ठीक, तो लिखने में कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक रह जाता है, आपको समझने से मतलब है। सभी अस्थायी दाढ़ें 28 महीने में निकल आते हैं। यदि पशु के सींग में 3 छल्ले हों तो उनकी उम्र 5 वर्ष होगी। ठीक, क्योंकि एक यहाँ पे देख ले हम कि जो आपका देसी गाय होती हैं उनमें सींग के पर उनके सींग पर पहला छल्ला तीसरे वर्ष निकलता है। ठीक, तो यदि पशु की उम्र के सींग पर 3 छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितने वर्ष होगी? तो 2 वर्ष ऐड कर लेंगे इसमें, क्योंकि तीसरे वर्ष में एक छल्ला निकलता है तो 3 + 2 5 वर्ष होगी। अगर ऐसे आ जाए कि यदि पशु के सींग पे 5 छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी वर्ष होगी? तो 5 + 2 7 वर्ष। लेकिन वहाँ पे अगर पूछ ले देसी गाय और विदेशी गाय नहीं दिया है तो आप उसमें 2 जोड़ोगे। अगर उसमें दे दिया विदेशी गाय तो उसमें छल्लों की संख्या +1 जोड़ोगे। ठीक, क्योंकि उसमें 2 वर्ष पे निकल आता है। विदेशी गायों के सींग पे छल्ले 2 वर्ष में आ जाता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये मैंने फार्मूला सहित बता दिया है।
यहाँ पे है, वह सांड जिसके माता पिता का रिकॉर्ड ज्ञात हो उसे वंशावली या प्रमाणित सांड कहते हैं। उसे वंशावली प्रमाणित सांड कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह सांड जिसका प्रभाव अपनी संतानों पर ज्ञात हो उसे प्रमाणित सांड कहते हैं। जिसे का प्रभाव अपनी संतानों पर ज्ञात हो उसे प्रमाणित सांड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुधारू गाय का शरीर तिकोना होना चाहिए। एक ये आइडियल मिल्किंग काऊ की पहचान है। आगे बढ़ते हैं। गाय का आयन बड़ा और मुलायम होना चाहिए। गाय के सामान्य स्वरूप के लिए 25 अंक निर्धारित हैं। तो ये गुणांकन पत्र विधि है जिसमें गाय के सामान्य स्वरूप पर 25 अंक निर्धारित है, उसके आयन प्रभाव पर 35 अंक निर्धारित है, सामान्य शरीर की बनावट पर 20 अंक निर्धारित हैं। ये सब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको आता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय की आयन की बनावट पर सबसे अधिक 35 अंक निर्धारित हैं। ठीक, आप जानते ही हैं। सांड की क्रियाशीलता पर 6 अंक निर्धारित हैं। पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि टैटूइंग है। टैटूइंग सबसे सर्वोत्तम विधि टैटूइंग है, यानी टैटू बना देना थे। आगे बढ़ते हैं। मुर्गियों को चिन्हित करने के लिए टैगिंग विधि अपनाई जाती है। टैगिंग, वहाँ पे कुछ उनके टैग लगा दिया जाता है, गले में बांध दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिहॉर्निंग, जिसको सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कास्टिक पोटास की छड़ से सींग रहित करना है। कास्टिक पोटास की छड़ रगड़ के सींग को हम हटा देते हैं। तो सींग रोधन की कितनी विधियां हैं वो सब भी मैंने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बताया। आगे बढ़ते हैं। बड़े पशुओं में आरी द्वारा सींग रोधन करते हैं। आरी से रगड़ के काट देते हैं बड़े पशुओं में। ठीक, वहाँ मैंने बताया था कि एक डीबडिंग होता है। डीबडिंग का मतलब होता है कि अगर सींग हम 10 से 15 दिन के अंदर हटाते तो डीबडिंग कहलाती है। और सींग रोधन किसको कहते हैं? जब हम 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में पशुओं के सींग हटाते हैं। तो पशुओं को बधिया करने की सही विधि बारडीजो कांस्ट्रेटर द्वारा है। बारडीजो कांस्ट्रेटर द्वारा है पशुओं को बधिया करने की सही विधि। बधियाकरण में बारडीजो कांस्ट्रेटर द्वारा शुक्रवाहिनी तथा रक्तवाहिनी नलिकाओं को दबाया जाता है। ठीक, शुक्रवाहिनी और रक्तवाहिनी नलिकाओं को दबाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नसबंदी किए गए गौ नर को टीजर बुल कहते हैं। नसबंदी किए गए गौ नर को टीजर बुल कहते हैं। टीजर बुल का क्या उपयोग होता है? टीजर बुल को नसबंदी करके गायों के बीच में छोड़ दिया जाता है और उनकी जांघ पे इंक लगा दिया जाता है, स्याही। तो क्या होता है, जो गाय हीट में होती हैं वो उनका लक्षण देख के टीजर बुल उनके ऊपर चढ़ते हैं, जिससे गाय के पीछे स्याही छप जाती है और हमें आसानी से पता लग जाता है कि कौन सी गाय हीट पे चल रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बछियों को बधिया करना स्पेइंग कहलाता है। बछियों को बछियों को भी बधिया किया जाता है, करना स्पेइंग कहलाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपके? लिखते रहना पॉइंट पॉइंट, और जो आपको अच्छा लगे वैसे। अच्छा सब कुछ है इसमें, अच्छा ही मैंने रखा है। आगे बढ़ते हैं। सांड को नियंत्रण करने के लिए बुल होल्डर, बुल रिंग या बुल मास्क का प्रयोग करते हैं। कुछ सांड हो जाते हैं जो कहते नहीं, खा पी के सांड हो गया है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लड़कों को ही बोलते हैं लोग, लड़कियों को बोलना भी मत कभी भूल के भी। सांड को नियंत्रण करने के लिए बुल होल्डर, बुल रिंग व बुल मास्क का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गाय का संभोग काल गर्मियों में, भैंस का संभोग काल सर्दियों में तथा भेड़ का संभोग काल का माह अगस्त से फरवरी व बकरी के संभोग काल का माह सितंबर से फरवरी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। गाय गर्मियों में, भैंस सर्दियों में। इनके संभोग क्रिया को सब ने हमने बता रखा है। गाय, भैंस, बकरी और पोल्ट्री के संभोग क्रिया को सर्विसिंग कहते हैं। भेड़ के टपिंग कहते हैं। सुअर के संभोग क्रिया को कपलिंग कहते हैं। ये आगे वाले वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भ न ठहरने पर गाय भैंस 19 से 21 दिन, औसत 21 दिन बाद पुनः ऋतुमयी होती है। ठीक, गर्भ न ठहरने पे 19 से 21, औसत 21, 19 से 23, औसत 21। ठीक, गर्भ न ठहरने पर भेड़ 16 से 17 दिन बाद पुनः ऋतुमयी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गर्भ न ठहरने पर बकरी 18 से 21 दिन बाद पुनः ऋतुमयी होती है।
सांड से एक बार में 3 से 5 घन सेंटीमीटर वीर्य प्राप्त होता है। 3 से 5 घन सेंटीमीटर वीर्य प्राप्त होता है। सांड के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 8 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। 8 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है और उसके वीर्य का पीएच मान जो होता है 6.7 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीर्य सेवन में मादा जनेंद्रियों में शुक्राणु की आयु 24 से 30 घंटे होती है। 24 से 30 घंटे तक होती है। भेड़ से एक बार में 0.8 टू 1.0 घन सेंटीमीटर वीर्य प्राप्त होती है। 0.8 टू 1 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब यू कैन से। ठीक, भेड़ के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 10 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। भेड़ के वीर्य का पीएच मान 6.2 टू 7 होता है, न्यूट्रल के करीब। ठीक है, अब है बकरे से एक बार में 0.7 टू 1.0 होना चाहिए। यहाँ 10 घन लिख उठा है, वहाँ 1.0 घन सेंटीमीटर वीर्य प्राप्त होता है। ठीक, बकरे के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 7 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। यानी के सांड के 8, सूअर के 10 और बकरी के 7। बकरे की वीर्य का पीएच मान 6.2 टू 6.8 होता है। मुर्गे से एक बार में 0.2 से, यहाँ भी 2.0 होना चाहिए, 0.2 से 2.0 यहाँ घन सेंटीमीटर के होना चाहिए, घन सेंटीमीटर वीर्य प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुर्गे के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 50,000 प्रति घन सेंटीमीटर होती है। ठीक, मुर्गे के वीर्य का पीएच मान 7.3 टू 7.8 होता है। कृत्रिम गर्भाधान में 40 से 60% जीवित शुक्राणु वाला वीर्य प्रयोग करना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान में 40 से 60% जीवित शुक्राणु वाला वीर्य प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम सन 1939 में प्रारंभ किया गया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब? 1939 में प्रारंभ किया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सफल कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम डॉक्टर संपत कुमारन ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमारन ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान सन 1945 से 46 में भरारी फार्म झांसी में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में भरारी फार्म 1945 से 46 में किया गया था, झांसी में। शुक्राणु पैदा करने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुक्राणुओं की उत्पत्ति स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं द्वारा होती है। शुक्राणुओं की उत्पत्ति स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं द्वारा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाय को गर्भित करने के लिए वीर्य को गर्भाशय की ग्रीवा कॉर्टेक्स के मध्य पहुंचाया जाता है। वीर्य के ग्रीवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीबीसी परीक्षण बैरोथाइमल ब्लू कैटालेस टेस्ट के द्वारा वीर्य की स्वच्छता एवं शुद्धता का पता लगता है। ठीक, बीबीसी परीक्षण, वीर्य की स्वच्छता और शुद्धता का पता बीबीसी परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमबीआर। ठीक, मिथायोलिन ब्लू रिडक्टोस टेस्ट द्वारा वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या तथा गति का पता लगता है। शुक्राणु की संख्या तथा गति एमबीआर टेस्ट और बीबीसी टेस्ट के द्वारा वीर्य की स्वच्छता एवं शुद्धता, ध्यान रखना दोनों, शुद्धता और स्वच्छता बीबीसी और गति और संख्या एमबीआर। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ठीक, अगला है एक स्वस्थ सांड प्राकृतिक प्रजनन द्वारा वर्ष में 70 से 80 तथा कृत्रिम प्रजनन द्वारा लगभग 2000 गायों को गर्भित कर सकता है। प्राकृतिक प्रजनन द्वारा वर्ष में 70 से 80 तथा कृत्रिम प्रजनन द्वारा 2000 गायों को गर्भित कर सकता है। ये सांड का कैपेसिटी होती है।
आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम प्रजनन द्वारा सांड के एक बार में वीर्य से 10 गायें गर्भित की जा सकती है। एक बार जो वीर्य कलेक्ट किया जाता है उससे कृत्रिम में 10 बार गायों को गर्भित किया जा सकता है, जबकि प्रकृति में केवल एक बार। ठीक। गाय को गर्भित करने के लिए पतला किया हुआ 2 घन सेंटीमीटर वीर्य की आवश्यकता होती है। पतला किया हुआ 2 घन सेंटीमीटर वीर्य की आवश्यकता होती है। गाय को निषेचित करने के लिए एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है, केवल एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। ठीक। वीर्य संकलन की सर्वोत्तम विधि कृत्रिम यौन विधि है। कृत्रिम यौन विधि वीर्य कलेक्ट करने की सबसे अच्छी विधि है कृत्रिम यौनी विधि। ठीक, यूट्यूब पे आप डालोगे तो मिल जाएगा डिफरेंट तरह के। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम विधि से गाय को गर्भित करने की सर्वोत्तम विधि गुदा योनि विधि है। रेक्टोवेजाइनल मेथड है गुदा योनि विधि। एओमेजम को सत्तपेट कहते हैं। ठीक, तो आपको अगर पूछा जाए सत्तपेट क्या होता है तो एओमेजम को सत्तपेट कहते हैं। गाय जो मेल होती है, भेड़, बकरी तथा ऊंट को रोमंथी पशु यानी रूमिनेंट एनिमल्स हैं। इन पशुओं का पेट 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में बटा होता है। पहला रोमंथिका रूमेन जिसको बोलते हैं, भज्जिका ओमेजम बोलते हैं, जालिका रेटिकुलम बोलते हैं, जठररस एबोमोसम बोलते हैं। ठीक, तो रूमिन, ओवोमोसम, रेटिकुलम और एबोमाउसम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूध का निर्माण एल्ब्यूलाई कोशिका में होता है। दूध का निर्माण किस कोशिका में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एल्ब्यूलाई कोशिका में होता है। आगे बढ़ते हैं। दूध ल्यूमन में एकत्रित होता है। ल्यूमेन, ठीक, एक बहुत ही अच्छा टर्म था, याद आया। दूध ल्यूमन में एकत्रित होता है। दूध उतारने की क्रिया को लेट डाउन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, बछड़े खत्म हो जाते हैं तो दूध जल्दी उतरता नहीं है, तो उसको उतारने की क्रिया को लेट डाउन कहते हैं। लेट डाउन क्रिया के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। लेट डाउन क्रिया के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। ठीक। दूध को चढ़ाने की क्रिया को होल्डिंग अप कहते हैं। उतारने की क्रिया को लेट डाउन, जिसमें ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, और चढ़ाने की क्रिया को होल्डिंग अप कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ चढ़ाने की क्या आवश्यकता होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो गाय और भैंस का व्यापार करते हैं वो गाय और भैंस को बेचने से पहले 1-2 दिन की दूध रोक के रखते हैं, जिससे उनके जो आयन होते हैं काफ़ी विकसित दिखते हैं और उनको दाम ज़्यादा मिल जाता है। ठीक, तो दूध को चढ़ाने की क्रिया को होल्डिंग अप कहते हैं। होल्डिंग अप क्रिया के लिए एल्ड्रिनलिन नामक हार्मोन्स उत्तरदायी है। कौन सा? एल्ड्रिनलिन नामक हार्मोन्स उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, आप मिस बिल्कुल मत करना और नोट्स बनाते रहना। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ से निकलती है? पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ से निकलती है? जो कि दूध को उतारने के लिए उत्तरदायी होता है पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रभाव 5 से 7 मिनट तक रहता है, 5 से 7 मिनट तक रहता है। अतः शीघ्रता से 5 से 7 मिनट के अंदर ही संपूर्ण दूध निकाल लेना चाहिए। ठीक, जिसका असर होता है 5 से 7 मिनट तक रहता है, इसलिए जल्दी से इसी के अंदर दूध को निकाल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, छोटे थन वाले पशुओं में अथवा दूध दूहने के अंत में दुहाई की चुटकी विधि अपनाई जाती है। ठीक, छोटे पशु जिसके होते हैं वैसे पूर्णहस्त विधि सबसे अच्छी विधि होती है दूध दूहने की। आगे बढ़ते हैं। एल्ड्रिलिन नामक हार्मोन्स एल्ड्रिनल ग्रंथ से निकलती है। एल्ड्रिनलिन नामक हार्मोन्स एल्ड्रिनल ग्रंथ से निकलती है, जबकि ऑक्सीटोसिन पश्च पीयूष ग्रंथ से निकलती है। ठीक, दोनों याद रखना। दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त या फिस्टिंग विधि है। ठीक, अब आपका आया है पशु पोषक के सिद्धांत। अब पशु पोषक के सिद्धांत, ये भी मैंने आपको, बहुत ही जरूरी होता, कभी कभी पूछा जाता है कि निर्वाहक आहार क्या होता है, वर्धक आहार क्या होता है। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना और अभी वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं।
निर्वाह आहार, मेंटेनेंस राशन किसे कहते हैं? वह आहार जो पशुओं को केवल शरीर रक्षा के लिए दिया जाता है निर्वाह आहार कहलाता है। केवल शरीर रक्षा के लिए दिया जाने वाला राशन निर्वाह राशन कहलाता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे जो कमजोर हैं उनको भी निर्वाह राशन यानी डाइट लेने की आवश्यकता होती है। वर्धक आहार, प्रोडक्टिव राशन, दाने चारे दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को वृद्धि, उत्पादन और कार्य के लिए निर्वाह आहार के अतिरिक्त दी जाती है, वर्धक आहार कहलाती है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दाने के मिश्रण में 40% रातिब, 40% खली और 20% चोकर होना चाहिए। ये आइडियल मिक्सचर है। ठीक, 40% रातिब, 40% खली और 20% चोकर। प्रत्येक पशु को 50 ग्राम साधारण नमक और 30 ग्राम खनिज चूर्ण अथवा हड्डी का चूरा देना चाहिए। पशु की कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता का 2/3 भाग सूखे चारे से और 1/3 भाग हरे चारे से देना चाहिए। अगर हम 100 मान लीजिए कि 100 किलोग्राम अगर दे रहे हैं तो 75 किलोग्राम सूखा चारा, 25 किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए। यदि बरसीम, लूसर्न अथवा लोबिया हरे चारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो निर्वाह आवश्यकता में से 1 किलोग्राम दाना कम किया जा सकता है। गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2 to 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पे 2.5 to 3 किलोग्राम 2.5 to 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। गाय को 2 से 2.5, भैंस को 2.5 से 3। भेड़ व बकरियों को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। ठीक, गाय को प्रति 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। प्रति 3 लीटर दूध उत्पादन पे गाय को 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। भैंस को प्रति 2.5 लीटर दूध उत्पादन पे 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, तो 2.5 पे ही, गाय को 3 पे। भेड़ बकरियों को दुग्ध उत्पादन का आधा उत्पादन दाना प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक, साधारण गाय को प्रतिदिन 1 किलोग्राम निर्वाह आहार दिया जाता है। 1 किलोग्राम निर्वाह आहार दिया जाता है। भैंस, बैल व सांड को प्रतिदिन 1.5 किलोग्राम निर्वाह आहार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5 से 6 माह की गर्भवती गाय या भैंस को पूर्ण विकास हेतु दाना देना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रजनन कार्य हेतु सांड को 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है। प्रजनन कार्य के लिए सांड को 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है। पशु आहार में हरे चारे व भूसे का अनुपात या 3:1 होना चाहिए। पशु आहार में हरे चारे व भूसे का अनुपात, जो कि ऊपर मैंने बताया था 75 और 25 का रेशियो, तो याद रखना। गर्भवती गाय के दाने में प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। प्रोटीन यानी किससे मिलेगा? कौन से चारे में? लेग्यूमिनस चारे से। ब्याने के बाद गाय को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा खिलाना चाहिए। ब्याने के बाद कार्बोहाइड्रेट यानी मेज, सप्लीमेंट हो गया, मेज हो गया, पाउडर हो गया। बैलों के आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होनी चाहिए, बैलों के भी, क्योंकि उनको काम करना होता है और तुरंत एनर्जी कौन देता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट। एक औसत गाय को प्रतिदिन 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा तथा 4 से 5 किलोग्राम भूसा खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके थे ये 1 लाइनर क्वेश्चन, और हमें लगता है कि सबके सब क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आपको ये आ गया होगा, आपने नोट्स बना लिया होगा और आने वाले एग्जाम में आप कमाल करके ही आओगे। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, अपने महत्वपूर्ण कमेंट भी जरूर करना। और लाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।